ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, 4000 साल पुराना इतिहास है। एक्चुअली भारत का इतिहास है। बचपन में हमने अपनी हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा और सुना है हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, बट इट वॉज नेवर अ कंप्लीट पिक्चर। और आज के टाइम में वो सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई है। The Archaeological Survey of India has just finished their spring excavation season at Rakhi Gari in Haryana. First time in Indian archaeology or even in the world archaeology इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने वहाँ सनौली में। आज भी बहुत सारे सवालों पर डिबेट होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिनल लोग कौन थे और डिड दे फॉलो हिंदुइज्म एंड हु वर द आर्यंस। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं नेशनल म्यूजियम गया, ताकि आपको बता सकूं कि जो पत्थर हैं एंड प्रिसाइजली इन अलग अलग सिंबल्स में उन सारे सवालों के जवाब है जो पूरी दुनिया पिछले 100 साल से ढूंढ रही है। मैं अभी हूँ नेशनल म्यूजियम एंड देयर आर टन ऑफ एविडेंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड, जो अपनी कहानी खुद कहेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है। आई विल शो यू द रियल ऑन साइट साइंटिफिक एविडेंस जो इंडियन वैली साइट्स पे मिले हैं और जो अपनी कहानी खुद बताएंगे। Indian culture is extremely ancient. We have to accept that civilization in India is at least 5,000 years old. Raka Vararaka Araras. Welcome to the gem entrance. Welcome to the great Indus Valley civilization. इस इमेज को देखिए, ये कोई रैंडम ज्योमेट्रिकल फिगर्स नहीं है। ये है 5000 साल पुराना धोलावीरा में मिला एक साइन बोर्ड, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हमें किसी फेमस जगह या टूरिस्ट स्पॉट पे कोई साइन बोर्ड देखने को मिलता है। ये एक इंडस स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और इसका मीनिंग है डायमंड जेम एंट्रेंस। We have learned a lot about Indus Valley civilization, their top-notch city planning, their trade relations with Mesopotamia, the art and culture of Indus Valley civilization. मैं बिल्कुल सामने हूँ नेशनल म्यूजियम के and what I saw is totally mind blowing. वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, अपने खेतों में क्या उगाते थे, हमें ये तक पता है। चाहे वो स्केलेटन हो, बरियल माउंट्स हो, प्लान सिटी हो, टूल्स हो, यूटेंसिल्स हो, एवरीथिंग। दिस साइट इज 8500 years old, मतलब कम से कम 8500 साल पुरानी साइट। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट्स में से एक है। अगर मैं आपको 4000 साल पहले ले चलूं उसी जगह पर, ये जानने के लिए कि वहाँ के लोग रहते कैसे थे, ट्रेड कैसे करते थे, तो मजा ही आ जाएगा। पहले बुन तो देख, ऊंचे दर्जे का बीज, सही समय पे बुआई कटाई, नारा नदी का जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुनेस नहीं मैं। इमेजिन करिए उन लोगों के बारे में जो 4000 साल पहले वहां रहते होंगे। These are 4600 years old human skeletons. अभी तक के एक्सकेवेशन में यहाँ एक प्लान सिटी मिली है जिसमें 1.5 मीटर से 8 मीटर तक चौड़े रोड्स हैं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, अनाज स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज हैं। कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जितना कनेक्शन इंडस वैली के लोगों का सिंधु नदी से था, उतना ही कनेक्शन सरस्वती रिवर से भी था। 1963 में जब इस साइट को डिस्कवर किया गया तो इन सारी चीजों के साथ वहाँ एक और चीज मिली, और वो चीज है ये पत्थर या सील। इन सील्स की खासियत ये है कि इन पे कुछ अजीब से दिखने वाले सिंबल्स बने हैं और एनिमल्स की फोटो कार्ड हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सवाल 1921 से लेकर आज तक बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, बड़े स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। ना सिर्फ राखी गढ़ी में मिले सील्स, बल्कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल जैसे साइट्स पे मिले सील्स पे जो साइंस और सिंबल्स देखते हैं, वो सारी चीजें पजल की तरह थी। एक ऐसा पजल जिसे बड़े बड़े स्कॉलर्स 100 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। और वहीं इंडस वैली के पैरेलल जितनी सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज हो या साउथ अमेरिका की नॉटे चीको सिविलाइजेशन, उन सभी की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज डिसाइफर हो चुकी थी, लेकिन इंडस वैली की स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हुई थी। हमें अभी तक नहीं पता कि आज से 10,000 साल पहले लोग कौन सी भाषा बोलते थे और इन सारी इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब है। किसी भी सिविलाइजेशन में भाषा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक रोल होता है। लेट मी टेल यू कैसे। भारत की पूरी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन संस्कृत को माना जाता है। वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे इतिहास
सारी चीजों में एक कॉमन लिंक है और वो है संस्कृत। The whole civilizational history of Bharat has been woven around Sanskrit language. The places mentioned, the topographical details like Himalayas, Gangas और इस वर्ड्स को देखिए। इसी वर्ड्स में इंडिया की सभी मेजर रिवर्स को मैप कर दिया है। Literally makes you believe कि संस्कृत speaking people have been living here for thousands of years. संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग ही ओरिजिनली इस धरती के पूर्वज हैं। But all of this narrative fails once we look at the real evidences of Indus Valley civilization. ना हमें वहाँ कोई संस्कृत भाषा मिलती है, ना कोई वेपन्स मिलते हैं, ना ही घोड़े मिलते हैं और ना ही सरस्वती रिवर मिलती है। हमें मिलते हैं तो सिर्फ ये अजीब से दिखने वाले सील्स और इन पे ये लिखे इंस्क्रिप्शंस। ये अलग अलग दिखने वाले शेप्स क्या हैं? कोई सिंबल्स है, कोई लोगो है या कोई स्क्रिप्ट? यही चीजें ना पता होने से एक थ्योरी को जन्म दिया जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। एक छोटी सी ट्राइब के कुछ लोग घोड़ों पर बैठ के हिंदू कुश हिमालयाज को क्रॉस करते हैं, जिन पहाड़ों को आज मॉडर्न मशीन्स की हेल्प से भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। उस हिंदू कुश को इस ट्राइब के कुछ लोगों ने घोड़ों पे बैठ के क्रॉस कर लिया और बिना नेविगेशन के, बिना रास्ता भूले वो भारत पहुंच जाते हैं और सिंधु घाटी के लोगों पे अटैक करके संस्कृत भाषा को इम्पोज कर देते हैं और फिर ये जगह बन जाती है द लैंड ऑफ आर्यंस। ऐसा आर्यन इन्वेजन थियरी कहती है। सोचिए, हम बच्चों को हिस्ट्री क्लासेस में प्राउडली ये थियरी पढ़ाते हैं। उनके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन भरते हैं कि वी आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड, वी आर इन्वेडर्स, वी आर आर्यंस। और बहुत ही मेटिकुलसली एक टर्म कॉइन किया गया, संस्कृताइजेशन, जो ये सिग्निफाई करता है कि संस्कृत भाषा बाहर से लाई गई एक इम्पोज्ड लैंग्वेज है एंड इट इज अ रियल थ्रेट फॉर द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। कौन है ओरिजिनल लोग इंडिया के? वो जो आर्यन से डर के साउथ में चले गए और अपने आप को द्रविडियन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। क्या जिस सनातन धर्म और सनातन कल्चर पे लोग इतना प्राउड करते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बर्बाद करके बनी है। आर्यन इन्वेजन थियरी, जिसने आज तक भारत की आधी पॉपुलेशन को गिल्ट में रखा है और आधी पॉपुलेशन को विक्टिम मेंटालिटी का शिकार बनाया है, वो बनी ही इस बेसिस पे है कि इंडस वैली की भाषा वैदिक नहीं है, इंडस वैली की भाषा संस्कृत नहीं है। हम लोग भारत को संस्कृत से जोड़ते हैं, लेकिन संस्कृत इंडस वैली में मिलती ही नहीं और यहीं से शुरू होती है द ग्रेट इंडस स्क्रिप्ट प्रॉब्लम। नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द इंडस स्क्रिप्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट व्हाट एक्चुअली अ स्क्रिप्ट इज। स्क्रिप्ट बनता है कैरेक्टर्स और सिंबल्स का सेट बनाकर, जिसकी हेल्प से किसी लैंग्वेज को लिखा जाता है। किसी तरह के साउंड को अगर हमें रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे इंग्लिश लिखी जाती है रोमन स्क्रिप्ट में, हाय वेलकम टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, आपका हार्दिक स्वागत है सिंधु घाटी सभ्यता में। वैसे ही बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो या तो इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड होती हैं या किसी पेरेंट स्क्रिप्ट से निकली होती हैं। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से देवनागरी, गुरुमुखी, शारदा स्क्रिप्ट जैसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स इवॉल्व हुई हैं। इंटरेस्टिंगली स्क्रिप्ट्स साउंड को रिटन फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसलिए हम मोर और लेस किसी भी लैंग्वेज को किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल चैटिंग करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, पर लिखते हैं हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में, उसी तरह हम इंग्लिश को भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। बस प्रॉब्लम तब आती है जब स्क्रिप्ट में वैरायटी ना हो अलग अलग साउंड्स को रिप्रेजेंट करने में। जैसे स्टार, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है तारा, इसको हम इजीली हिंदी में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बट अगर हमें रोमन स्क्रिप्ट में तारा लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? TARA। अब इसे कोई अंग्रेज पढ़ेगा तो वो कैसे डिसाइड कर पाएगा कि इसे तारा पढ़ना है या ताड़ा पढ़ना है? ऐसे ही बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स की, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे नए साउंड्स क्रिएट होते रहते हैं, स्क्रिप्ट्स भी वैसे वैसे इवॉल्व करती रहती है। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स की। बेसिकली 3 तरह के स्क्रिप्ट्स होते हैं। पहला, लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट्स, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे चाइनीज स्क्रिप्ट में 47,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। यहाँ साउंड्स यूज ना होकर सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे इंसान के लिए ये सिंबल, ट्री के लिए ये सिंबल, पार्क के लिए ये सिंबल। जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उतने ही ज्यादा सिंबल्स।
दूसरी तरह की स्क्रिप्ट है सिलेबिक स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में कोई कैरेक्टर किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के बजाय पूरे सिलेबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जापानीज लैंग्वेज को देखिए, का, की, कू, के, को, हर एक कैरेक्टर बना है एक कॉन्सोनेंट से और एक वॉवल से। किसी साउंड के बजाय पूरा सिलेबल रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कैरेक्टर। तीसरी तरह की स्क्रिप्ट होती है सेगमेंटल या फिनोमिक स्क्रिप्ट, जिसमें एक कैरेक्टर या लेटर एक सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रोमन स्क्रिप्ट का कोई अल्फाबेट के, ये क साउंड को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एक कॉन्सोनेंट में एक इनहेरेंट वॉवल छुपा होता है। जैसे एम को म, पी को प, टी को ट, एटसेट्रा। इसलिए इसे अबुगीड़ा भी बोलते हैं। संस्कृत, हिंदी, बंगाली, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस सेगमेंटल स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द $1,000,000 क्वेश्चन। इंडस वैली में जो सिंबल्स मिले हैं वो सिर्फ रैंडम सिंबल्स हैं या कोई स्क्रिप्ट? अगर स्क्रिप्ट है तो लोगोग्राफिक है, सिलेबिक है या सेगमेंटल, ये कैसे पता चलेगा? पहले ये पता करते हैं कि ये कोई स्क्रिप्ट है भी या नहीं। नाउ लुक एट दिस सिंबल्स, दे आर नॉट रैंडमली रिटन। जहां जहां ये सिंबल्स हमें मिलते हैं वहां वहां ये सिंबल्स हमें एक पैटर्न में मिलते हैं, जो पैटर्न एक नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। इन पैटर्न्स का बार बार रिपीटेशंस ये इंडिकेट करता है कि सारे इंस्क्रिप्शन किसी तरह के मैसेजेस हैं। हमारे कॉइन्स और नोट्स पे भी ऐसे ही कुछ मैसेजेस लिखे रहते हैं, जैसा कि ये, या किसी मंदिर के दीवार पे कोई श्लोक या मंत्र लिखा होता है। ये इंस्क्रिप्शंस भी वैसे ही हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से पहला डाउट क्लियर हो जाता है कि ये कोई रैंडम सिंबल्स नहीं, एक स्क्रिप्ट है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे डिसाइड करें कि जो स्क्रिप्ट है वो लोगोग्राफिक है, सिलेबिक है या सेगमेंटल है? लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट साउंड बेस्ड ना होकर सिंबल बेस्ड होते हैं, इसलिए इन स्क्रिप्ट्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसा कि चाइनीज स्क्रिप्ट्स में हमने देखा 40,000 से 50,000 तक सिंबल्स। बट इंडस स्क्रिप्ट में ओनली 100 बेस सिंबल्स हैं और बाकी के सिंबल्स कंपोजिट सिंबल्स हैं, जो इन बेस साइंस से मिलकर बने हैं। अगर इंडस स्क्रिप्ट लोगोग्राफिक होती तो हमें नंबर ऑफ साइंस का कॉर्पस बड़ा मिलना चाहिए था, जैसे 4,000, 10,000, 50,000। लेकिन हमें साइंस का कॉर्पस छोटा मिला है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट इज डिस्कार्डेड। अब ये चेक करते हैं कि क्या इंडस स्क्रिप्ट सिलेबिक है। सिलेबिक स्क्रिप्ट का फीचर है का, की, कू, के, मींस अ पैटर्न ऑफ वॉवल सक्सीडिंग अ कॉन्सोनेंट। बट इंडस स्क्रिप्ट में ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलता, तो बच जाता है सेगमेंटल स्क्रिप्ट। नाउ हियर कम्स मैन ऑफ द आवर यजनदेवम। यजनदेवम ही हैं जिन्होंने इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है। The problem can be modeled as a cryptogram. It is hard to discredit something that has a mathematical proof. They would have to discredit it mathematically. एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिसका स्यूडो नेम है यजनदेवम, उनकी बचपन से एक हॉबी थी क्रिप्टोग्राम को सॉल्व करने की। क्रिप्टोग्राम एक्चुअली एक सीक्रेट या कोडेड मैसेज होता है जिसके रियल मीनिंग को छुपाया जाता है अलग अलग सिंबल्स या साइंस का यूज करके। जैसे इस मैसेज का क्या मीनिंग हो सकता है? अगर इसको डिकोड करने की कोशिश की जाए तो इस मैसेज का मीनिंग होगा हेलो। अगर हम इन डिजिट्स को अल्फाबेट से रिप्लेस करने की कोशिश करें तो इस मैसेज का एक मीनिंग आएगा और वो है हेलो। वैसे ही इसी लैंग्वेज में अगर हमें कैट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब हम ऐसे मैसेजेस को कैसे डिकोड करते हैं? जब हम लॉजिक और हिट और ट्रायल मेथड को एक साथ अप्लाई करते हैं तो ऐसे मैसेजेस को डिकोड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लाउड शैनन जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्हीं क्रिप्टोग्राम्स को डिकोड करने के लिए एक टेक्निक इवॉल्व की ताकि सीक्रेट मैसेजेस को पढ़ा जा सके। उन्होंने इस पे एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे मैथमेटिक्स का यूज करके सीक्रेट कम्युनिकेशन को डिकोड किया जा सकता है। यजनदेवम ने इसी टेक्निक का यूज करके इंडस वैली के स्क्रिप्ट को डिकोड किया है। एग्जाम्पल्स के लिए सील आईडी M314। इस इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब हो सकता है? इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है रववम मना सक्षरम जटहल धरा रहा, मतलब शक्तिशाली गर्जन करने वाले के समा, हे पालनहार, हे सागर, योग्य पुरुष के आगे झुको। यहाँ शिव जी की बात हो रही है। नाउ सील नंबर H1657, ये भी एक प्रेयर है जिसमें शिव जी से अन्न का वरदान लेने की बात हो रही है। इसी तरह यजनदेवम ने एक एक करके इंडस वैली के स्क्रिप्ट को डिकोड किया और इस पे एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया।
यज्ञ देवम ने ये सब कैसे किया, क्या तरीके अपनाए, कैसे पता चला कि ये सारे इंस्क्रिप्शंस संस्कृत भाषा के ही हैं, ये सारी चीजें उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश की हैं। उनके रिसर्च पेपर का क्रक्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये एक साइंटिफिक डिसाइफरमेंट है, कोई अजम्पशन या तुक्का नहीं है। कई डिसाइफरमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो बस डिसाइफर करने वाले के मन की कल्पना होती है कि इन सिंबल्स का क्या मतलब हो सकता है। इस तरह के डिसाइफरमेंट में साइंस अप्लाई नहीं हो सकती और इसलिए इस तरह के डिसाइफरमेंट को बोलते हैं नॉन फॉल्सिफाइबल डिसाइफरमेंट। बट यज्ञ देवम का डिसाइफरमेंट लॉजिकल और साइंटिफिक है, जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और इसलिए इतने बड़े इंस्क्रिप्शन को भी मीनिंगफुली और करेक्टली पढ़ा जा सकता है। नंबर 2, ये जो इंडस वैली स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं, वही सिंबल्स बाद में स्टैंडर्डाइज होकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इवॉल्व हुई और फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही और स्क्रिप्ट्स निकली, जैसे एक है देवनागरी, जिसको आज हम यूज करते हैं संस्कृत या हिंदी लिखने के लिए। तो संस्कृत को पहले इंडस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा और अब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। नंबर 3, अभी तक 40 से 50% इंस्क्रिप्शन से डिसाइफर हो पाए हैं और इनको सिस्टमैटिकली डिसाइफर करने का काम अभी भी चल रहा है। और इस चीज में जो आजकल की अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जिससे डिसाइफरमेंट इजीली, करेक्टली और स्मूथली हो पाए, वो यूज हो रहा है, जैसे पर्ल मॉन्क, जो कि क्रिप्टोग्राम को डिकोड करने में हेल्प करता है। नंबर 4, ये जो इंडस स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी और इसका इस्तेमाल सिर्फ 4000 साल पहले ही खत्म नहीं हो गया। इंडस स्क्रिप्ट की यूज में हमें कॉन्टिन्यूटी दिखती है, जैसे तमिलनाडु के सानूर नाम की जगह पे 50 CE में मिला एक एविडेंस जिसपे संस्कृत भाषा में और इंडस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा है। 600 BC का मिला ये एविडेंस भी तमिलनाडु का है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट को लिखा गया है। ये सिर्फ कुछ एविडेंस है जो मैंने कोट किए हैं और ऐसे बहुत से एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इंडस स्क्रिप्ट को लेकर, उसकी डिसाइफरमेंट को लेकर, यज्ञ देवम के इस रिसर्च पेपर को लेकर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यज्ञ देवम के रिसर्च पेपर को खुद स्टडी करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इसको क्रिटिकली एनालाइज भी करें ताकि उनका रिसर्च वर्क और ज्यादा रिफाइंड और इजी हो पाए। इस रिसर्च पेपर ने बहुत सारे फेक थियरीज और फेक नैरेटिव्स को डिबंक करने का काम किया है। पहली चीज, संस्कृत भाषा बाहर से नहीं आई, वो भारत में ही जन्मी थी और आज तक भारत में ही है। दूसरी चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग और कोई नहीं, हमारे ही पूर्वज थे। उनको किसी आर्यन इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। नॉर्थ इंडियन आर्यंस हैं और साउथ इंडियन द्रविडियंस हैं, ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। तीसरी चीज, भारत की सिविलाइजेशन वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, जिसमें आज तक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है। चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें जो इन इंस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाता है और ऑन साइट एविडेंस भी यही बताते हैं। पशुपति सील हो या पुजारी हो या इस लेडी के हाथ में बैंगल्स हो या सिंदूर हो या ये शिवलिंग हो, 5 से 8000 साल पहले से ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है। डीएनए एनालिसिस हो, चैरियट्स हो, संस्कृत भाषा हो, ये रिसर्च पेपर एक माइलस्टोन है जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को जन्म देने की काबिलियत रखता है।